जब शहर सो रहा था, हमजा जाग रहा था और उसकी डायरी के हर पन्ने में किसी की मौत लिखी थी। रहमान नहीं बचा, पर हमजा जिंदा है, और जब तक वो जिंदा है, ये शहर चैन से नहीं सोएगा। रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी की सड़कों पर खौफ और हरस का माहौल। कई मकामात पर फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर के धमाके साफ सुनाई दिए जा रहे हैं। हमने तुझ जैसे काफिर पर भरोसा जताया हमजा, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया। अब वही धोखा लौटेगा। धोखा तो कला है, और मैं कलाकार हूं। सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? इस बार ना माफी होगी ना दया, बस बदला होगा। अंधेरा तेरा नहीं, अंधेरा मुझसे डरता है। धुरंधर, तेरी कहानी खत्म करना मेरे लिए काम नहीं, मजा है। रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। दुश्मन 5 किलोमीटर अंदर घुस चुका है। कुछ लोग देश के लिए जीते हैं, कुछ लोग देश के लिए मरते हैं। इस बार सरहद हमारी होगी। पाकिस्तान इलीगली न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। क्या हमें उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को ढूंढकर उसे न्यूट्रलाइज करना होगा? बॉम्ब्स, टैंक्स, मिसाइल्स, मिलिट्री। जानते हो तुम्हें हमने क्यों चुना? क्योंकि तुम एक पढ़े लिखे ज़हीन इंसान हो। एक अनपढ़ जाहिल जिहादी ना तो लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर सकता है, ना ही इज्जत। ये इस डायरी में कोड है और ये हिंदुस्तान की करेंसी है। उमर जल्दी तुम दुनिया के करोड़ों मुसलमानों के दिलों में राज करोगे। हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। तेरी कहानी यहाँ खत्म हो जाती हमजा, पर बदकिस्मती से मैं अभी जिंदा हूं, और मेरी किस्मत से तू भी। इकबाल, तेरा नाम मेरी डायरी में अगला ही है। तू कर्ज है और मैं हर कर्ज उतारता हूं। हमजा, खुदा कसम, अब एक और हिंदुस्तानी सर काटकर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। तुम सोचते थे खेल खत्म हो गया, खेल तो अब शुरू हुआ है, पर असली चाल तो अभी बाकी है। हमजा, तुम्हें लगता है तुम अकेले हो? मेरे पास उन लोगों की फहरिस्त है। भैया, इस बार लड़ाई अकेले की नहीं होगी। जो छीना गया है सब मिलकर वापस लेंगे। मुझे ढूंढने मत आओ, क्योंकि मुझे छोड़ देना ही सबसे बड़ी भूल होती है। मैं वापस इसलिए नहीं आया, मुझे मजबूर किया गया, और जब धुरंधर लौटता है, मौत भी रास्ता बदल लेती है। हिंदुस्तान की धरती, जहां हर सांस से पहले वतन का नाम लिया जाता है। किसी भी देश की सिक्योरिटी के लिए ये सब तो जरूरी होता ही है, पर एक और वेपन भी है, वो है स्पाइस। मिशन के लिए तैयार? ऑफ द बुक्स।
हमने नहीं चुना, मगर खत्म हम ही करेंगे। हिंदुस्तानियों का प्रोपेगेंडा ऐसा है कि जैसे कश्मीर उनके बाप की जाति। याद रखना, इस रास्ते पे खतरों का सामना करने के लिए तुम्हें अपने जज्बात को काबू में रखना होगा। भारत सोचता है, हम डरते हैं। अब तेरी बारी है और मेरी गोली सीधी दिल पे लगेगी। उसे ढूंढो, जिंदा या मुर्दा, पर ढूंढो। हर गली, हर छत, हर अंधेरी सड़क पर। हमजा, तूने खेल शुरू किया था, खेल खत्म करने की इजाजत अब मुझसे मांगनी पड़ेगी। जिन्हें तुमने बनाया, तुमने उनका नाम लिया तो तुम्हारे लिए खतरनाक खबर है। उनमें से आधे अभी भी मेरी बंदूक हैं। कानून के चेहरे भी दिखते हैं आयुक्त साहब, और मैं कीमत तय करता हूं। कुछ तो लंबा प्लानिंग चल रहा है सर। इंडिया सोच भी नहीं सकता कि हम उनके नाम तले बॉम्ब बना रहे हैं। यहाँ कोई है जो वहाँ खबर पहुँचा रहा है। I want that bastard। ये बाहर का लोग इंसान नहीं, शैतान, काफिर। हिंदुस्तान की धरती फिर से लहू से लाल होने वाली है। धुरंधर, जिसकी कहानी में एक ऐसी सल्तनत ने जन्म लिया जिसे ना तो अपनाया जा सकता और ना ही मिटाया जा सकता। जरवारी साहब, आपने बतखें तो बड़ी सफेद पाल रखी है अपने फार्म हाउस में। या बटक सा रियली वाइट। ये लड़ाई बेकार नहीं होगी, क्योंकि इस बार हर चाल का हिसाब मांगा जाएगा। एक चाल जो सबको खींचता है, एक साजिश जो तख्त तक जाती है। दुश्मन वही है, लेकिन इस बार उसका खेल और बड़ा है। हम रॉ एजेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं और हम अपना हाथ में लेकर बैठे हैं। तो मारो। इतिहास कभी भी हमें सच नहीं बताता, छुपाता है। कायदे से धुरंधर मूवी का असली रिव्यू अब जाकर पूरा होता है, क्योंकि पहले भाग में कहानी अधूरी छोड़ी गई थी। एक ऐसा अधूरापन जो दर्शकों को बेचैन करता रहा। धुरंधर द रिवेंज उसी अधूरे वादे का जवाब है, और सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि एक ऐसा सिनेमाई विस्फोट भी है जो दर्शक को शुरुआत से अंत तक अपनी गिरफ्त में ले लेता है। दोनों भागों को मिलाकर करीब 7.5 घंटे की यह फिल्म किसी बिंच वार थ्रिलर जैसी लगती है। एक बार शुरू करो तो ख़त्म किए बिना चैन नहीं आता। धुरंधर की ऐतिहासिक सफलता के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या दूसरा भाग वही जादू दोहरा पाएगा। पहले भाग में दर्शक कहानी और किरदारों से परिचित हो रहे थे, जबकि दूसरे भाग में उसी सफर को आगे बढ़ाना था, और यहाँ जोखिम ज़्यादा था। लेकिन निर्देशक आदित्य धर इस चुनौती को बाखूबी समझते हैं और बहुत ही होशियारी से फिल्म की शुरुआत उस हिस्से से करते हैं जिसे पहले भाग में जानबूझकर अधूरा रखा था। फिल्म का शुरुआती हिस्सा जसकीरत सिंह रंगी के अतीत को सामने लाता है, वही जसकीरत जो आगे चलकर हमजा अली मजारी बनता है।
यह ट्रांजिशन सिर्फ एक नाम बदले की कहानी नहीं बल्कि एक इंसान के भीतर टूटने बिखरने और फिर एक खतरनाक रूप में ढलने की प्रक्रिया है। जसकीरत और उनके परिवार के साथ जो ज्यादती होती है वो दर्शकों को झकझोर देती है। खासकर वह सीन जहां जसकीरत अपनी बंधक बहन को छुड़ाने जाता है और उसका सामना उससे होता है बिना संवाद का। यह दृश्य दर्शकों को भीतर तक हिला देता है। यहाँ सन्नाटा भी चीखता हुआ महसूस होता है। इसके बाद फिल्म सीधे लियारी की जमीन पर उतरती है जहाँ कहानी अपने असली रंग में आती है। यहाँ हमजा को मेजर इकबाल, चौधरी असलम, खनानी ब्रदर्स जैसे किरदारों से हिसाब चुकता करना है और साथ ही उन ताकतों से भी जो भारत के खिलाफ साजिशों में शामिल हैं या थे। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उसकी रफ्तार तेज होती जाती है, इतनी तेज कि दर्शक को सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। हमजा का किरदार धीरे धीरे तूफान में बदलता है। वह लियारी का किंग बनता है, सत्ता के गलियारों में अपनी जगह बनाता है और हर चुनौती का सामना अपनी चालाकी और क्रूरता के मिश्रण से करता है। कई बार वह शक के दायरे में भी आता है। उसकी सफलता दूसरे को खटकती है, उसके राज खुलने लगते हैं, लेकिन हर बार वह हालात को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। यही उसका असली खेल है। फिल्म का स्क्रीन प्ले इसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है। यह इतना विस्तृत है कि कई बड़े सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम इसमें शामिल हो जाते हैं। नोटबंदी, पंजाब की ड्रग समस्या और यहाँ तक कि आतिफ अहमद जैसे मामलों के पीछे की परतों को भी छूने की कोशिश की गई है। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद हमजा को मिले फ्री हैंड को जिस तरह कहानी में बुना गया है वह इसे एक अलग ही आयाम देता है। हमजा धीरे धीरे उन आतंकियों का खात्मा कर देता है जो भारत विरोधी घटनाओं में शामिल होते हैं। इतने फैलाव के बावजूद फिल्म कहीं भी बिखरती नहीं। हर सीन कुछ ना कुछ कहता है, हर किरदार कुछ जोड़ता है और हर घटना कहानी को आगे बढ़ाती है। यह दुर्लभ संतुलन ही फिल्म को खास बनाता है। फिल्म में कई ऐसे सीक्वेंस हैं जो लंबे समय तक याद रहते हैं, जैसे हमजा का उजैर को साइड लाइन करने के लिए जाल बुनना, चौधरी असलम को ठिकाने लगाना, यालिना के सामने उसका राज खुलना और पंजाब के पुराने साथी से उसका आमना सामना होना। ये सारे सीन न सिर्फ रोमांच पैदा करते हैं बल्कि दर्शकों के भीतर एक बेचैनी भी बनाए रखते हैं कि आगे क्या होगा। क्लाइमैक्स फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज है। कई बार ऐसा लगता है कि अब कहानी खत्म हो गई, लेकिन हर बार एक नया ट्विस्ट सामने आता है। यह लगातार चौंकाने की रणनीति फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जाती है। निर्देशक आदित्य धर का टोन इस बार पहले से ज़्यादा तीखा नजर आता है। फिल्म में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामकता साफ झलकती है। हालांकि हीरो खुद यह कहता है कि उसकी लड़ाई किसी देश से नहीं बल्कि आतंकवाद से है। फिल्म का टोन इस बार ज़्यादा हिंसक भी है। कई दृश्य इतने रॉ हैं कि दर्शक नजरें फेरने पर मजबूर हो सकते हैं, लेकिन इन दृश्यों के पीछे ठोस कारण भी दिए गए हैं जिससे वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं लगते। बतौर निर्देशक आदित्य धर ने फिल्म को एक लार्जर देन लाइफ अनुभव में बदल दिया है। बिना संवाद वाले दृश्यों में पुराने हिट गानों का इस्तेमाल, स्लो मोशन शॉट्स और शानदार विजुअल ट्रीटमेंट, ये सब मिलकर फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई देते हैं। एक्शन और ड्रामा के बीच संतुलन उनकी सबसे बड़ी सफलता है। आदित्य ने कई हिट फिल्मों से प्रेरणा लेकर फिल्म लिखी है और निर्देशित की है जिसे समझदार दर्शक पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्होंने चिर परिचित मसालों को मिलाकर इतने बढ़िया तरीके से परोसा है कि स्वाद के आगे दर्शक सब बातों को भुला देते हैं। बतौर निर्देशक आदित्य ने ड्रामे को बहुत मजबूती और तीव्रता के साथ पेश किया है। तकनीक के मामले में वे उस्ताद हैं और उनका शॉट कंपोजिशन जबरदस्त है। फिल्म के हीरो को उन्होंने कम संवाद दिए हैं और उनकी खामोशी को जबरदस्त तरीके से उभारा है। उसका एंग्री यंग मैन रूप और लावे जैसी उबलती भावनाओं को बिना संवादों के उन्होंने बेहतरीन तरीके से दर्शाया है। पहले पार्ट की तुलना में दूसरे पार्ट में सिनेमैटिक लिबर्टी का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फिल्म इतनी तेज गति से भागती है कि दर्शक इन बातों की ओर ध्यान नहीं देते। कलाकारों से लेकर तकनीशियनों तक से उन्होंने अच्छा काम लिया है। आज के दौर में जहां दर्शकों को 10 सेकंड के लिए भी बाधा नहीं जा सकता, वहां 4 घंटे तक उन्हें बिठाए रखना ही उनकी सफलता की कहानी कहती है। रणवीर सिंह ने बाजीराव मस्तानी, 83, गोलियों की रासलीला, पद्यावत जैसी फिल्मों में अभिनय के जौहर दिखाए हैं, लेकिन उनका यह एक्शन अवतार पहली बार देखने को मिला है। कम संवादों के जरिए अभिनय करना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों, चेहरों के भाव और बॉडी लैंग्वेज से इसे जीवंत बना दिया है। उनका एंग्री यंग मैन अवतार और भीतर सुलगता गुस्सा हर फ्रेम में महसूस होता है। हालांकि कुछ जगह लगता है कि उन्हें और संवाद दिए जाते तो असर और गहरा हो सकता था। खास तौर पर क्लाइमैक्स में संजय दत्त एक दमदार विलन के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं, जबकि अर्जुन रामपाल इस बार ज़्यादा खतरनाक और
प्रभावी नजर आते हैं। आर माधवन अपने सीमित सीन में भी तालियां बटोर लेते हैं। बाकी कलाकार भी छोटी छोटी भूमिकाओं में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। राकेश बेदी के हिस्से में इस बार कम फुटेज आए हैं और लेकिन जब भी वे स्क्रीन पर आते हैं दर्शकों में मुस्कुराहट फैल जाती है और अंत में वे चौंका देते हैं। सारा अर्जुन को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कुछ सीन मिले हैं जिसमें वे असर छोड़ने में कामयाब रहे हैं। फिल्म का एक्शन और बैकग्राउंड स्कोर इसके बड़े प्लस पॉइंट हैं। एक्शन सीक्वेंस बेहदरा और इंटेंस है जिनमें खून खराबा भरपूर है। सच सचदेव का बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन की तीव्रता को बढ़ा देता है। देखिए, पुराने हिट गानों का इस्तेमाल फिल्म को एक खास स्टाइल देता है। त्रिदेव थानेदार से लेकर बोनी एम तक के गाने सुनने को मिलते हैं। आरी आरी, मैं और तू उम्दा बन पड़े हैं। विकास नौलखा की सिनेमेटोग्राफी फिल्म को विजुअली शानदार बनाती है। एक्सट्रीम क्लोजअप और नए एंगल्स का इस्तेमाल फिल्म को एक अलग पहचान देता है। एडिटिंग इतनी चुस्त है कि 4 घंटे की लंबाई भी भारी नहीं लगती। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। फिल्म में कुछ कमजोरियां भी हैं। हिंसा का स्तर कई दर्शकों को असहज कर सकता है और कुछ जगह सिनेमैटिक लिबर्टी ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन फिल्म की तेज रफ्तार और इंगेजिंग नैरेटिव इन कमियों को ज़्यादा देर टिकने नहीं देते। देश प्रेम, जासूसी, रॉ एक्शन, वास्तविक घटनाओं के संकेत और एक काल्पनिक लेकिन दमदार किरदार, इन सब का कॉम्बिनेशन धुरंधर द रिवेंज को एक ऐसा सिनेमाई अनुभव बनाता है जो लंबे समय तक याद रहता है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इंटेंस सिनेमाई सफ़र है। बीते साल रिलीज हुई फिल्म धुरंधर देश भर में 1005 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन करके सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। इस हफ्ते रिलीज हुई उसकी फिल्म सीक्वल धुरंधर द रिवेंज को लेकर फैंस का क्रेज जबरदस्त है। दर्शकों के फिल्म को लेकर दीवानगी को देखते हुए इसके 24 घंटे शो चलाए जा रहे हैं। पिछली बार धुरंधर को सिर्फ हिंदी में रिलीज किया गया था, लेकिन इस बार इसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज किया गया है। हालांकि साउथ डब वर्जन का कंटेंट डाउनलोड नहीं हो पाने के चलते कई राज्यों में इसके पेड प्रीव्यू शो कैंसिल करने पड़े। वहीं कुछ सेंटर्स पर हिंदी के शो भी कंटेंट देरी से डाउनलोड होने के कारण लेट शुरू हुए। जैसा कि फिल्म धुरंधर द रिवेंज नाम से ही पता लग रहा है कि यह फिल्म ऑपरेशन धुरंधर के तहत पाकिस्तान भेजे गए हमजा अली मजारी और जसकीरत सिंह रंगी यानी रणबीर सिंह द्वारा वहां जाकर देश के लिए गए बदले की कहानी है। फिल्म की कहानी हमजा अली मजारी की जिंदगी के फ्लैशबैक से शुरू होती है, जब वह जसकीरत सिंह रंगी था। अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए वह जसकीरत से हमजा बनने के सफर पर निकल पड़ता है। इसके बाद फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां फिल्म धुरंधर की कहानी खत्म हुई थी। हमजा मुंबई हमले में ISI की मदद करने वाले रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना को मारकर लियारी का बेताज बादशाह बन चुका है। अब उसका मकसद भारत को 1000 घाव देने की चाहत रखने वाले मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल, भारत में नकली नोट भेजने वाले खरानी ब्रदर्स और इन सब के आका बड़े साहब समेत भारत के तमाम दुश्मनों को सबक सिखाना है। लेकिन उसकी राह में तमाम अड़चने हैं। क्या हमजा अपने मकसद में कामयाब हो पाता है? यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने इसके दोनों भागों की शूटिंग एक साथ पूरी कर ली थी। फिल्म के चैप्टर फॉर्मेट को देखते हुए कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि धुरंधर को वेब सीरीज के तौर पर बनाया गया था, जिसे 2 भागों में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। हालांकि इससे पहले उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और धुरंधर पार्ट 1 में अपना जादू दिखा चुके आदित्य धर का कमाल इस फिल्म में भी कायम है। यह उनकी बेहतरीन कहानी व स्क्रीन प्ले ही है जिसके दम पर दर्शक करीब 4 घंटे तक सिनेमाघरों में टिके रहते हैं। फिल्म की शुरुआत जबरदस्त एक्शन सीन के साथ होती है। तेज रफ्तार से भागती कहानी का बेहद दिलचस्प मोड़ पर इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के बाद भी कहानी की रफ्तार कायम रहती है। एक एक करके इस कहानी के नए नए चैप्टर खुलते हैं जो आपको आखिर तक अपने साथ बांधे रखते हैं। फिल्म का जोरदार क्लाइमैक्स आपको हिला कर रख देता है। जबरदस्त हिंसा वाले सीन्स के कारण धुरंधर द रिवेंज को ए सर्टिफिकेट मिला है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी लाजवाब है, वही इसके गाने भी पहले चर्चा में आ चुके हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कमाल का है। बात अगर कलाकारों की एक्टिंग की करें तो यह पूरी तरह रणबीर सिंह की फिल्म है। पिछली फिल्म में अक्षय खन्ना ने रणबीर से ज़्यादा चर्चा हासिल की थी, लेकिन इस बार रणबीर शुरुआत से लेकर आखिर तक छाए रहते हैं। वह हमजा से लेकर जसकीरत सिंह रागी तक दोनों किरदारों में जचते हैं। वही संजय दत्त भी पहली फिल्म की तरह जोरदार लगे हैं। अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन ने भी पिछली फिल्म की तरह बेहतरीन रंग जमाया है, जबकि माधवन पहले की तरह कमाल हैं। जबरदस्त एक्शन, रणबीर सिंह और बाकियों की दमदार अदाकारी के लिए बेहतर होगा कि आप इस फिल्म का मजा सिनेमा घर में जाकर उठाएं और पोस्ट क्रेडिट सीन जरूर देखें।
रणबीर सिंह की धुरंधर 2 यानी धुरंधर द रिवेंज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसका पहला पार्ट धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुआ था और ये सुपरहिट रहा था। धुरंधर और धुरंधर 2 का निर्देशन आदित्य धर ने किया है। धुरंधर ने न सिर्फ 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि 1400 करोड़ रुपए के लाइफ टाइम कलेक्शन के साथ भारत की तीसरी बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बनकर इतिहास रच दिया। ऐसे में धुरंधर 2 को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इस बार फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन हैं। फिल्म 19 मार्च को वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है। हालांकि 18 मार्च 2026 को इसके पेड प्रीव्यू शो रखे गए थे। हमने भी आपके लिए इस स्पेशल शो को देखा और लाए हैं फिल्म का रिव्यू। कैसी है फिल्म? कराची में रणबीर सिंह का कहर कितना भयंकर रहा और उन्होंने पाकिस्तान से भारत का बदला किस शानदार अंदाज से लिया। फिल्म की शुरुआत रणबीर सिंह के बैकग्राउंड जसकीरत सिंह रागी के किरदार से होती है। जसकीरत के परिवार के साथ ज्यादती होती है और उसका बदला लेता है। इसी बदले के चक्कर में वह जेल पहुंच जाता है। जसकीरत उर्फ जस्सी फौजी बनना चाहता है, लेकिन वो जेल पहुंच जाता है। जेल में वहाँ मिलता है अजय सन्याल और उसे पाकिस्तान भेजता है मिशन पर। फिर जसकीरत बन जाता है हमजा अली मजारी। कहानी को कुछ को रहमान डकैत की मौत से शुरू किया जाता है, फिर अरशद पप्पू को दिखाया जाता है। इस तरह फिल्म आगे बढ़ती है, लेकिन हमजा कुछ समय बाद ही किंग ऑफ लियारी बन जाता है, फिर अपने मिशन को अंजाम देता है। जाने कैसे, यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। लेकिन कुल मिलाकर यह एक पार्ट फिल्म थी जिसे दूसरे पार्ट में जबरदस्ती खींच लाया गया था। आदित्य धर ने इस फिल्म में बहुत ही कमाल किए हैं। आदित्य धर ने धुरंधर 2 में आज तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है और बता दिया है कि भारत में नोटबंदी की असली वजह क्या थी। आदित्य धर ने भारत की कई अहम घटनाओं को इतनी आसानी से यहाँ बता दिया है कि हैरत होती है। उन्हें इन घटनाओं के पीछे की इतनी गहराई से जानकारी है कि हैरत होती है। मतलब उनकी रिसर्च अलग ही लेवल की है और कई सवाल भी खड़े करती है। धुरंधर 2 एक समय पर आकर डॉक्यूमेंट्री का एहसास देती है। आदित्य धर ने एक फिल्म के जरिए भारत के तत्कालीन इतिहास से जुड़े सवालों के आसानी से जवाब दे दिए हैं। सिर्फ धुरंधर 2 देख लीजिए और फिर आप भी नॉलेज के धुरंधर बन जाएंगे। फिल्म फर्स्ट हाफ में थोड़ी खींची हुई लगती है। पुराने गानों का खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है। फिल्म में बड़े साहब का खुलासा आदित्य ने किया, लेकिन यह बहुत ही खोखला निकला। फिल्म का इंटरवल दिलचस्प किया। हालांकि इंटरवल के बाद एक्शन सीन को खींचा गया। फिल्म में इस बार मेलोड्रामा देखने को मिला। पहले पार्ट जैसा पेस और स्वैग मिसिंग लगता है। आदित्य धर ने इस पार्ट पर ज़्यादा मेहनत नहीं की और सारा भरोसा पहले पार्ट की कामयाबी पर छोड़ा है। गाने भी मिसमैच हैं। धुरंधर 2 में एक्टिंग के मामले में रणबीर सिंह का कोई जवाब नहीं। पार्ट चाहे पहला हो या दूसरा, रणबीर सिंह का कोई सानी नहीं। जसकीरत बिल्कुल जसकीरत जैसा ही लगता है और हमजा जैसा। रणबीर ने दोनों ही किरदारों को एकदम अलग अलग तरीके से किया है। धुरंधर की जान और शान रणबीर सिंह ही हैं। पहले 20-25 मिनट में तो लाजवाब हैं। हालांकि धुरंधर 2 में उन्हें गहराई से दिखाना चाहिए था, लेकिन यहाँ आदित्य रणबीर की दहाड़ को दिखा नहीं सके। इसके बाद राकेश बेदी ने दिल जीतने वाली एक्टिंग की है। संजय दत्त भी बढ़िया हैं। अर्जुन रामपाल ठीक ठाक हैं। धुरंधर सीरीज अगर आपने शुरू कर ली है तो यह फिल्म आप जरूर देख सकते हैं। रणबीर सिंह की एक्टिंग देखनी है तो यह फिल्म मस्ट वॉच है। एक एक्टर कैसा है और उसका काम तो यह फिल्म आपके लिए ही है। बाकी अगर धुरंधर जैसा पेस और सॉन्ग और कैरेक्टर की आपको तलाश होगी तो निराशा होगी, क्योंकि धुरंधर कंप्लीट फिल्म थी, जबकि धुरंधर 2 जबरदस्ती में बनाई गई फिल्म है। फिर आदित्य धर ने सच्ची घटनाओं के साथ जो मजाक किया है उसके लिए भी इस फिल्म को याद किया जाएगा। धुरंधर 2 देखनी है या नहीं, ये आपके स्वाविवेक पर निर्भर करता है। फिल्म धुरंधर 2 को लेकर शुरुआत से ही जबरदस्त हाइप बना हुआ था। मेकर्स यह बात अच्छे से जानते थे कि दर्शक इस फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इस बात का यकीन भी था कि इसके दूसरे पार्ट को भी पहले जितना ही प्यार मिलेगा। ठीक वैसे ही दर्शकों को यकीन था कि उन्हें दूसरे पार्ट में पहले से भी ज्यादा दमदार कहानी देखने को मिलेगी। अब दर्शकों ने तो अपनी वफादारी दिखाते हुए धुरंधर द रिवेंज की जमकर एडवांस बुकिंग कर डाली, पर मेकर्स इसके लिए तैयार नहीं कर पाए। नतीजतन देश भर के कई शहरों में जब प्रीव्यू शोज कैंसिल हुए तो दर्शक बेहद निराश हुए। खैर, जिन्हें मौका मिला उन्होंने फिल्म देखी। अब सवाल यह है कि क्या जिन्होंने फिल्म देखी वो भी निराश हुए?
धुरंधर 2 को देखते वक्त आप निराश नहीं होंगे, पर लगभग 4 घंटे की इस फिल्म के बीच बीच में बोर जरूर होंगे। धुरंधर 2 को देखते वक्त आप निराश नहीं होंगे, पर लगभग 4 घंटे की इस फिल्म में बीच बीच में बोर जरूर होंगे। हमजा अली मजारी हो या जसकीरत सिंह रागी, दोनों को देखकर आपको मजा तो आएगा, पर आप कहीं न कहीं रहमान डकैत के आरा को मिस जरूर करेंगे। संजय दत्त हो या अर्जुन रामपाल, अगर आप यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये किरदार कुछ बड़ा धमाका करेंगे तो आप निराश होंगे। सारा अर्जुन तो आधी फिल्म निकल जाने के बाद पल भर के लिए नजर आएंगी, तो कुल मिलाकर पूरे 4 घंटे आप रणबीर सिंह को ही स्क्रीन पर देखते हैं। हाँ, माधवन और राकेश बेदी जरूर बीच बीच में जान फूंकते नजर आएंगे। फिल्म की शुरुआत और क्लाइमैक्स दोनों दमदार हैं, पर एक बड़ी कमी है जो पूरी फिल्म पर हावी है। क्या है वो, जानिए। फिल्म की कहानी 6 चैप्टर में बांटी गई है। शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जहां जसकीरत सिंह रागी यानी रणबीर सिंह और उसके परिवार को दिखाया गया है। जसकीरत के पिता भी फौजी थे और वो खुद भी फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था, पर तभी कुछ ऐसा होता है कि उसे अपने परिवार की रक्षा के लिए बंदूक उठानी पड़ती है। जसकीरत अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए एमएलए के घर में घुसकर खून खराबा करता है। मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। आगे जाकर आईबी डायरेक्टर अजय सन्याल यानी आर माधवन उसे देश के लिए कुछ करने का मौका देते हैं। इसके बाद जसकीरत पाकिस्तान में इंडिया का एजेंट बनकर एंट्री लेता है, जहां उसका नाम होता है हमजा अली मजारी। इसके आगे की कहानी फिल्म के पहले पार्ट में दिखाई गई थी और अब कहानी सीधा पहुंचती है रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना की मौत से आगे। रहमान की मौत के बाद हमजा उसके छोटे भाई उजैर यानी दानिश पंडोर को लियारी की गद्दी पर बैठाकर अपने मकसद को आगे बढ़ाता है। आगे जाकर मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल हमजा की मुलाकात अपने बड़े साहब से करवाते हैं। अब ये कौन है बड़े साहब? क्या हमजा का असली मकसद इन्हीं बड़े साहब को मारना है? क्या वो इस मकसद में कामयाब हो पाएगा? यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। पूरी फिल्म में रणबीर सिंह स्क्रीन पर छाए हुए हैं। मैंने पहले भी कहा है और फिर से कहूँगा कि रणबीर भले ही ऑन स्क्रीन कैसी भी हरकतें करते हों, पर कैमरा ऑन होते ही वो इतने सीरियस हो जाते हैं कि हर किरदार में परफेक्ट लगते हैं। उनका कोई सीन कमज़ोर नहीं है। गुस्सा, एक्शन सीन, इमोशन सब कुछ परफेक्ट है। अर्जुन रामपाल को इस पार्ट में ज़्यादा स्क्रीन स्पेस मिला है, पर उनका किरदार वैसा भयावह नहीं गढ़ा गया जैसा पहले पार्ट में दिखाया गया था। 1-2 सीन छोड़कर उनके पास यहाँ एक्टिंग करने के लिए कुछ था नहीं। संजय दत्त उतने ही दिखे जितना पहले पार्ट में थे। माधवन जब स्क्रीन पर आते हैं, बिगड़ती हुई फिल्म संभल जाती है। उनका किरदार इस पार्ट में थोड़ा ज़्यादा भी दिखाया गया है। उनके बदले वाला सीन भी आपको अंदर से खुशी देकर जाता है। सारा अर्जुन का फिल्म में सिर्फ एक ही बड़ा सीन है, बाकी फिल्म से पूरी तरह गायब ही हैं। राकेश बेदी पहले पार्ट की तरह इस पार्ट में भी सरप्राइज पैकेज ही हैं। यकीन मानिए फिल्म के क्लाइमैक्स में आप उनके फैन बन जाएंगे। बाकी मानव गोहिल, गौरव गोरा, दानिश पंडोरा और राज जोशी ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इस पूरी फिल्म के लिए आदित्य धर ने जो कमाल की रिसर्च और डिटेल्ड वर्क किया है वो काबिल तारीफ है। यही धुरंधर के हिट होने की एक बड़ी वजह भी थी। पार्ट 2 में उन्होंने नोटबंदी, अतीक अहमद और दाऊद इब्राहिम का जो कनेक्शन जोड़ा है वह देखकर मजा भी आता है। हालांकि जिस तरह से उन्होंने पहले पार्ट में स्टोरी टाइट रखी थी और समय समय पर सरप्राइज दिया था, इस पार्ट में वैसा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आदित्य ने इस दूसरे पार्ट पर ज़्यादा काम नहीं किया। उन्होंने यह सोचकर इसे रिलीज कर दिया कि यह तो पहले पार्ट की हवा में ही चल जाएगी। शुरुआत और क्लाइमैक्स छोड़ दे तो पूरी फिल्म में इक्का दुक्का यादगार सीन होंगे। एक्शन सीन अच्छे हैं पर कुछ जबरन लंबे भी हैं। बाकी पूरी फिल्म तो इस तरह चलती है कि जैसे कोई कहानी शुरू की थी और अब बस उसे पूरा करना है। कई सीन और उनके आगे की कहानी का अंदाजा पहले ही लग जाता है। आदित्य यहाँ कुछ सरप्राइज एलिमेंट रखते तो मजा दोगुना हो जाता। हाँ, क्लाइमैक्स में जरूर उन्होंने थोड़ी जान फूकी है, पर तब तक काफी देर हो गई। पिछले पार्ट के मुकाबले कमजोर है। संगीत पिछले पार्ट के मुकाबले कमजोर है। 1-2 गाने छोड़कर कोई गाना यादगार नहीं है। एक रोमांटिक सॉन्ग है जो जबरन ठूसा लगता है। पहला पार्ट देखा था तो जरूर देखिए। हाइप और स्लेप्स के रिव्यू देखकर न जाएं। ठीक ठाक फिल्म है, एंजॉय करके वापस लौट आएँ। फिल्म से बहुत ज़्यादा या पहले पार्ट जैसी सीन, सरप्राइज या एंटरटेनमेंट की उम्मीदें न रखें। कुछ फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होती, मूवमेंट बन जाती है और धुरंधर यही है। पहले पार्ट की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद इस फिल्म की हाइप इतनी ज़बरदस्त है कि हाल के सालों में याद नहीं किसी फिल्म के लिए इतना क्रेज़ दिखा हो। रिलीज से पहले फिल्म के पेड प्रीव्यू से ही करोड़ों की कमाई हो गई, वो भी तब जब टिकट महंगे थे। इससे पता चलता है कि लोगों को हर हाल में फिल्म देखनी है और जल्द से जल्द देखनी है। क्या यह फिल्म अपनी हाइप जितनी ज़बरदस्त है?
आइए जानते हैं। इस बार कहानी पीछे जाती है, इस बार कहानी में बदला है, इसलिए नाम भी धुरंधर द रिवेंज है। जसकीरत सिंह रंगी कैसे हमजा अली मजारी बना, कैसे उसकी ट्रेनिंग हुई, इस कहानी को आदित्य ने पूरी डिटेलिंग के साथ दिखाया है। पाकिस्तान की राजनीति, वहाँ कैसे आतंकवाद की ट्रेनिंग होती है, ये बड़े कायदे से दिखाया गया है। ये कमाल की फिल्म है, पहले फ्रेम से फिल्म अपना मूड बना देती है। ये कमाल की फिल्म है, पहले फ्रेम से ही फिल्म अपना मूड बता देती है। दर्द को हौसले का ईंधन चाहिए होता है, बदला लेने के लिए, और वो ईंधन हर एक में नहीं होता। बस इसी डायलॉग से फिल्म की शुरुआत होती है और फिल्म इस पर खरी उतरती है। करीब 4 घंटे लंबी होने के बाद भी आपको बांध कर रखती है। एक एक फ्रेम पर मेहनत की गई है, छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया है, कहानी को कमाल तरीके से जोड़ा गया है। हर किरदार अपना काम बखूबी करता है और ऐसा एक भी किरदार नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा लगेगा या जिसकी ज़रूरत नहीं लगेगी, और एक भी किरदार ऐसा नहीं है जिसे ज़्यादा या कम स्पेस दिया गया हो। फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन है, वायलेंस भी नेक्स्ट लेवल पर है। इस तरह का वायलेंस इससे पहले किसी फिल्म में नहीं दिखा। कुछ सीन तो बहुत खतरनाक हैं, आपको आंखें बंद करनी पड़ सकती है। म्यूजिक का इस्तेमाल कायदे से किया गया है, इस बार भी पुराने गानों का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। बड़े साहब वाला सरप्राइज भी शॉकिंग है। ये फिल्म एक एक्सपीरियंस है जो आपको याद रह जाएगा। पहले पार्ट की तरह इस पार्ट को भी लोग बार बार देखेंगे। रिसर्च काफ़ी अच्छी है। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा कमाल का है, लेकिन सेकंड हाफ भी शुरुआत में फिल्म थोड़ी फीकी पड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे पुरानी सरकार की आलोचना और नई सरकार की तारीफ बड़े खुले तरीके से की जा रही है। मोदी जी के कई फैसले दिखाए जाते हैं जो कहीं कहीं थोड़ा ज़बरदस्ती डाले गए लगते हैं। ऐसा पहले पार्ट में नहीं था। इसके बाद फिल्म पेस पकड़ती है, लेकिन फिल्म की लंबाई आपको थोड़ा अखरती है। बीएफएक्स भी बीएफएक्स जैसे महसूस होते हैं जो पहले पार्ट में नहीं हुए थे, लेकिन ये सब बहुत छोटी छोटी कमियां हैं। फिल्म में कई सरप्राइज हैं जो आप थिएटर जाकर देखिएगा। क्लाइमैक्स आपको बहुत चौंका देगा। ऐसी फिल्में सिनेमा बनाने और देखने का तरीका बदलती हैं, और इन फिल्मों को सिनेमा हॉल जाकर जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। रणबीर सिंह ने अपने करियर का बेस्ट दिया है। आप पद्मावत का खिलजी भूल जाएंगे। इस किरदार में रणबीर ने अपनी जान लगा दी है। उन्होंने हर छोटी छोटी डिटेल पर काम किया है। इस किरदार में रणबीर ने अपने लिए बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। उन्होंने शरीर के हर हिस्से से एक्टिंग की है। अर्जुन रामपाल बहुत खूंखार लगे हैं। ऐसा किरदार उन्होंने पहले कभी नहीं किया। माधव ने फिर साबित किया है कि वो हर रोल में चौंका सकते हैं और उनके पास अभिनय करने को काफ़ी कुछ है। संजय दत्त ने भी कमाल कर दिया है। सारा अर्जुन ने बता दिया है कि वो बहुत आगे जाने वाली हैं। उनका काम ज़बरदस्त है। राकेश बेदी आपको एक बार फिर हैरान कर देते हैं। दानिश इकबाल का काम कमाल का है। आदित्य असली धुरंधर हैं और ये बात उन्होंने साबित कर दी है। उनकी राइटिंग में एक अलग ही बात है, एक अलग ही धार है। हर सीन को कैसे खास बनाना है, इसकी आदित्य ने कमाल मिसाल पेश की है। उनके डायरेक्शन की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। उनकी डिटेलिंग ज़बरदस्त है। आपको ऐसा लगता है आप पाकिस्तान में ही है। म्यूजिक के बारे में बात करें तो शाश्वत सचदेव ने इस बार भी म्यूजिक में नए एक्सपीरियंस किए हैं। फिल्म में गाने गजब का असर डालते हैं और मज़ा आता है। कुल मिलाकर यह फिल्म हर हाल में थिएटर में देखिए। धुरंधर 2 ने रिलीज के पहले ही दिन 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। फिल्म ने भारत में 21,728 शो से कुल 102.55 करोड़ रुपए की कमाई की और इसी के साथ ही आप बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने शाहरुख खान की फिल्म जवान के पहले दिन के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, धुरंधर 2 अब हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है और यह पहली A-रेटेड भारतीय फिल्म है जिसने पहले दिन इतना बड़ा कलेक्शन किया है। वही फिल्म ने पेड प्रीव्यू से 43 करोड़ रुपए की कमाई की, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 145.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वैसे ये फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई, लेकिन इसके पेड प्रीमियर में कई लोगों ने ये फिल्म देख ली और वो इसके रिव्यू दे रहे थे। एक्टर विजय देवराकोंडा ने भी इसकी खूब सराहना की। रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। धुरंधर द रिवेंज रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में शानदार शुरुआत की और भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी प्री सेल्स करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। सैकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की ओपनिंग वीकेंड की वर्ल्ड वाइड प्री सेल्स 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिए और अब ये ओपनिंग के आंकड़ों से भी सबको हैरान करने के लिए तैयार है। कायदे से धुरंधर मूवी का असली रिव्यू अब जाकर पूरा होता है,
क्योंकि पहले भाग में कहानी अधूरी छोड़ी गई थी, एक ऐसा अधूरापन जो दर्शकों को बेचैन करता रहा। धुरंधर द रिवेंज उसी अधूरे वादे का जवाब है, और सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि एक ऐसा सिनेमाई विस्फोट भी है जो दर्शक को शुरुआत से अंत तक अपनी गिरफ्त में ले लेता है। दोनों भागों को मिलाकर करीब 7.5 घंटे की यह फिल्म किसी बिंज वार थ्रिलर जैसी लगती है। एक बार शुरू करो तो खत्म किए बिना चैन नहीं आता। धुरंधर की ऐतिहासिक सफलता के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या दूसरा भाग वही जादू दोहरा पाएगा। पहले भाग में दर्शक कहानी और किरदारों से परिचित हो रहे थे, जबकि दूसरे भाग में उसी सफर को आगे बढ़ाना था और यहाँ जोखिम ज्यादा था। लेकिन निर्देशक आदित्य धर इस चुनौती को बाखूबी समझते हैं और बहुत ही होशियारी से फिल्म की शुरुआत उस हिस्से से करते हैं जिसे पहले भाग में जानबूझकर अधूरा रखा था। फिल्म का शुरुआती हिस्सा जसकीरत सिंह रंगी के अतीत को सामने लाता है, वही जसकीरत जो आगे चलकर हमजा अली मजारी बनता है। यह ट्रांजिशन सिर्फ एक नाम बदले की कहानी नहीं बल्कि एक इंसान के भीतर टूटने बिखरने और फिर एक खतरनाक रूप में ढलने की प्रक्रिया है। जसकीरत और उनके परिवार के साथ जो ज्यादती होती है वो दर्शकों को झकझोर देती है, खासकर वह सीन जहां जसकीरत अपनी बंधक बहन को छुड़ाने जाता है और उसका सामना उससे होता है बिना संवाद का। यह दृश्य दर्शकों को भीतर तक हिला देता है, यहाँ सन्नाटा भी चीखता हुआ महसूस होता है। इसके बाद फिल्म सीधे लियारी की जमीन पर उतरती है जहाँ कहानी अपने असली रंग में आती है। यहाँ हमजा को मेजर इकबाल, चौधरी असलम, खनानी ब्रदर्स जैसे किरदारों से हिसाब चुकता करना है और साथ ही उन ताकतों से भी जो भारत के खिलाफ साजिशों में शामिल हैं या थे। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उसकी रफ्तार तेज होती जाती है, इतनी तेज कि दर्शक को सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। हमजा का किरदार धीरे धीरे तूफान में बदलता है, वह लियारी का किंग बनता है, सत्ता के गलियारों में अपनी जगह बनाता है और हर चुनौती का सामना अपनी चालाकी और क्रूरता के मिश्रण से करता है। कई बार वह शक के दायरे में भी आता है, उसकी सफलता दूसरे को खटकती है, उसके राज खुलने लगते हैं, लेकिन हर बार वह हालात को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। यही उसका असली खेल है। फिल्म का स्क्रीन प्ले इसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है। यह इतना विस्तृत है कि कई बड़े सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम इसमें शामिल हो जाते हैं। नोटबंदी, पंजाब की ड्रग समस्या और यहाँ तक कि आतिफ अहमद जैसे मामलों के पीछे की परतों को भी छूने की कोशिश की गई है। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद हमजा को मिले फ्री हैंड को जिस तरह कहानी में बुना गया है वह इसे एक अलग ही आयाम देता है। हमजा धीरे धीरे उन आतंकियों का खात्मा कर देता है जो भारत विरोधी घटनाओं में शामिल होते हैं। इतने फैलाव के बावजूद फिल्म कहीं भी बिखरती नहीं, हर सीन कुछ ना कुछ कहता है, हर किरदार कुछ जोड़ता है और हर घटना कहानी को आगे बढ़ाती है। यह दुर्लभ संतुलन ही फिल्म को खास बनाता है। फिल्म में कई ऐसे सीक्वेंस हैं जो लंबे समय तक याद रहते हैं, जैसे हमजा का उजैर को साइड लाइन करने के लिए जाल बुनना, चौधरी असलम को ठिकाने लगाना, यालिना के सामने उसका राज खुलना और पंजाब के पुराने साथी से उसका आमना सामना होना। ये सारे सीन न सिर्फ रोमांच पैदा करते हैं बल्कि दर्शकों के भीतर एक बेचैनी भी बनाए रखते हैं कि आगे क्या होगा। क्लाइमैक्स फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज है। कई बार ऐसा लगता है कि अब कहानी खत्म हो गई, लेकिन हर बार एक नया ट्विस्ट सामने आता है। यह लगातार चौंकाने की रणनीति फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जाती है। निर्देशक आदित्य धर का टोन इस बार पहले से ज़्यादा तीखा नजर आता है। फिल्म में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामकता साफ झलकती है। हालांकि हीरो खुद यह कहता है कि उसकी लड़ाई किसी देश से नहीं बल्कि आतंकवाद से है। फिल्म का टोन इस बार ज़्यादा हिंसक भी है। कई दृश्य इतने रॉ हैं कि दर्शक नजरें फेरने पर मजबूर हो सकते हैं, लेकिन इन दृश्यों के पीछे ठोस कारण भी दिए गए हैं जिससे वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं लगते। बतौर निर्देशक आदित्य धर ने फिल्म को एक लार्जर देन लाइफ अनुभव में बदल दिया है। बिना संवाद वाले दृश्यों में पुराने हिट गानों का इस्तेमाल, स्लो मोशन शॉट्स और शानदार विजुअल ट्रीटमेंट, ये सब मिलकर फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई देते हैं। एक्शन और ड्रामा के बीच संतुलन उनकी सबसे बड़ी सफलता है। आदित्य ने कई हिट फिल्मों से प्रेरणा लेकर फिल्म लिखी है और निर्देशित की है जिसे समझदार दर्शक पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्होंने चिर परिचित मसालों को मिलाकर इतने बढ़िया तरीके से परोसा है कि स्वाद के आगे दर्शक सब बातों को भुला देते हैं। बतौर निर्देशक आदित्य ने ड्रामे को बहुत मजबूती और तीव्रता के साथ पेश किया है। तकनीक के मामले में वे उस्ताद हैं और उनका शॉट कंपोजिशन जबरदस्त है। फिल्म के हीरो को उन्होंने कम संवाद दिए हैं और उनकी खामोशी को जबरदस्त तरीके से उभारा है।
उसका एंग्री यंग मैन रूप और लावे जैसी उबलती भावनाओं को बिना संवादों के उन्होंने बेहतरीन तरीके से दर्शाया है। पहले पार्ट की तुलना में दूसरे पार्ट में सिनेमैटिक लिबर्टी का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फिल्म इतनी तेज गति से भागती है कि दर्शक इन बातों की ओर ध्यान नहीं देते। कलाकारों से लेकर तकनीशियनों तक से उन्होंने अच्छा काम लिया है। आज के दौर में जहां दर्शकों को 10 सेकंड के लिए भी बाधा नहीं जा सकता, वहां 4 घंटे तक उन्हें बिठाए रखना ही उनकी सफलता की कहानी कहती है। रणवीर सिंह ने बाजीराव मस्तानी, 83, गोलियों की रासलीला, पद्यावत जैसी फिल्मों में अभिनय के जौहर दिखाए हैं, लेकिन उनका यह एक्शन अवतार पहली बार देखने को मिला है। कम संवादों के जरिए अभिनय करना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों, चेहरों के भाव और बॉडी लैंग्वेज से इसे जीवंत बना दिया है। उनका एंग्री यंग मैन अवतार और भीतर सुलगता गुस्सा हर फ्रेम में महसूस होता है। हालांकि कुछ जगह लगता है कि उन्हें और संवाद दिए जाते तो असर और गहरा हो सकता था, खास तौर पर क्लाइमैक्स में। संजय दत्त एक दमदार विलन के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं, जबकि अर्जुन रामपाल इस बार ज़्यादा खतरनाक और प्रभावी नजर आते हैं। आर माधवन अपने सीमित सीन में भी तालियां बटोर लेते हैं। बाकी कलाकार भी छोटी छोटी भूमिकाओं में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। राकेश बेदी के हिस्से में इस बार कम फुटेज आए हैं, और लेकिन जब भी वे स्क्रीन पर आते हैं दर्शकों में मुस्कुराहट फैल जाती है और अंत में वे चौंका देते हैं। सारा अर्जुन को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कुछ सीन मिले हैं जिसमें वे असर छोड़ने में कामयाब रहे हैं। फिल्म का एक्शन और बैकग्राउंड स्कोर इसके बड़े प्लस पॉइंट हैं। एक्शन सीक्वेंस बेहदरा और इंटेंस है, जिनमें खून खराबा भरपूर है। सचदेव सचदेव का बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन की तीव्रता को बढ़ा देता है, जबकि पुराने हिट गानों का इस्तेमाल फिल्म को एक खास स्टाइल देता है। त्रिदेव थानेदार से लेकर बोनी एम तक के गाने सुनने को मिलते हैं। आरी आरी, मैं और तू उम्दा बन पड़े हैं। विकास नौलखा की सिनेमेटोग्राफी फिल्म को विजुअली शानदार बनाती है। एक्सट्रीम क्लोजअप और नए एंगल्स का इस्तेमाल फिल्म को एक अलग पहचान देता है। एडिटिंग इतनी चुस्त है कि 4 घंटे की लंबाई भी भारी नहीं लगती। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। फिल्म में कुछ कमजोरियां भी हैं। हिंसा का स्तर कई दर्शकों को असहज कर सकता है और कुछ जगह सिनेमैटिक लिबर्टी ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन फिल्म की तेज रफ्तार और इंगेजिंग नैरेटिव इन कमियों को ज़्यादा देर टिकने नहीं देते। देश प्रेम, जासूसी, रॉ एक्शन, वास्तविक घटनाओं के संकेत और एक काल्पनिक लेकिन दमदार किरदार, इन सब का कॉम्बिनेशन धुरंधर द रिवेंज को एक ऐसा सिनेमाई अनुभव बनाता है जो लंबे समय तक याद रहता है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इंटेंस सिनेमाई सफ़र है। बीते साल रिलीज हुई फिल्म धुरंधर देश भर में 1005 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन करके सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। इस हफ्ते रिलीज हुई उसकी फिल्म सीक्वल धुरंधर द रिवेंज को लेकर फैंस का क्रेज जबरदस्त है। दर्शकों के फिल्म को लेकर दीवानगी को देखते हुए इसके 24 घंटे शो चलाए जा रहे हैं। पिछली बार धुरंधर को सिर्फ हिंदी में रिलीज किया गया था, लेकिन इस बार इसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज किया गया है। हालांकि साउथ डब वर्जन का कंटेंट डाउनलोड नहीं हो पाने के चलते कई राज्यों में इसके पेड प्रीव्यू शो कैंसिल करने पड़े। वहीं कुछ सेंटर्स पर हिंदी के शो भी कंटेंट देरी से डाउनलोड होने के कारण लेट शुरू हुए। जैसा कि फिल्म धुरंधर द रिवेंज नाम से ही पता लग रहा है कि यह फिल्म ऑपरेशन धुरंधर के तहत पाकिस्तान भेजे गए हमजा अली मजारी और जसकीरत सिंह रंगी यानी रणवीर सिंह द्वारा वहां जाकर देश के लिए गए बदले की कहानी है। फिल्म की कहानी हमजा अली मजारी की जिंदगी के फ्लैशबैक से शुरू होती है, जब वह जसकीरत सिंह रंगी था। अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए वह जसकीरत से हमजा बनने के सफर पर निकल पड़ता है। इसके बाद फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां फिल्म धुरंधर की कहानी खत्म हुई थी। हमजा मुंबई हमले में ISI की मदद करने वाले रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना को मारकर लियारी का बेताज बादशाह बन चुका है। अब उसका मकसद भारत को 1000 घाव देने की चाहत रखने वाले मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल, भारत में नकली नोट भेजने वाले खरानी ब्रदर्स और इन सब के आका बड़े साहब समेत भारत के तमाम दुश्मनों को सबक सिखाना है। लेकिन उसकी राह में तमाम अड़चने हैं। क्या हमजा अपने मकसद में कामयाब हो पाता है? यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने इसके दोनों भागों की शूटिंग एक साथ पूरी कर ली थी। फिल्म के चैप्टर फॉर्मेट को देखते हुए कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि धुरंधर को वेब सीरीज के तौर पर बनाया गया था, जिसे 2 भागों में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। हालांकि इससे पहले उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और धुरंधर पार्ट 1 में अपना जादू दिखा चुके आदित्य धर का कमाल इस फिल्म में भी कायम है।
यह उनकी बेहतरीन कहानी व स्क्रीन प्ले ही है जिसके दम पर दर्शक करीब 4 घंटे तक सिनेमाघरों में टिके रहते हैं। फिल्म की शुरुआत जबरदस्त एक्शन सीन के साथ होती है। तेज रफ्तार से भागती कहानी का बेहद दिलचस्प मोड़ पर इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के बाद भी कहानी की रफ्तार कायम रहती है। एक एक करके इस कहानी के नए नए चैप्टर खुलते हैं जो आपको आखिर तक अपने साथ बांधे रखते हैं। फिल्म का जोरदार क्लाइमैक्स आपको हिला कर रख देता है। जबरदस्त हिंसा वाले सीन्स के कारण धुरंधर द रिवेंज को ए सर्टिफिकेट मिला है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी लाजवाब है, वही इसके गाने भी पहले चर्चा में आ चुके हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कमाल का है। बात अगर कलाकारों की एक्टिंग की करें तो यह पूरी तरह रणवीर सिंह की फिल्म है। पिछली फिल्म में अक्षय खन्ना ने रणवीर से ज़्यादा चर्चा हासिल की थी, लेकिन इस बार रणवीर शुरुआत से लेकर आखिर तक छाए रहते हैं। वह हमजा से लेकर जसकीरत सिंह रागी तक दोनों किरदारों में जचते हैं। वही संजय दत्त भी पहली फिल्म की तरह जोरदार लगे हैं। अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन ने भी पिछली फिल्म की तरह बेहतरीन रंग जमाया है, जबकि माधवन पहले की तरह कमाल हैं। जबरदस्त एक्शन, रणवीर सिंह और बाकियों की दमदार अदाकारी के लिए बेहतर होगा कि आप इस फिल्म का मजा सिनेमा घर में जाकर उठाएं और पोस्ट क्रेडिट सीन जरूर देखें। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 यानी धुरंधर द रिवेंज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसका पहला पार्ट धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुआ था और ये सुपरहिट रहा था। धुरंधर और धुरंधर 2 का निर्देशन आदित्य धर ने किया है। धुरंधर ने न सिर्फ 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि 1400 करोड़ रुपए के लाइफ टाइम कलेक्शन के साथ भारत की तीसरी बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बनकर इतिहास रच दिया। ऐसे में धुरंधर 2 को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इस बार फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन हैं। फिल्म 19 मार्च को वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है। हालांकि 18 मार्च 2026 को इसके पेड प्रीव्यू शो रखे गए थे। हमने भी आपके लिए इस स्पेशल शो को देखा और लाए हैं फिल्म का रिव्यू। कैसी है फिल्म? कराची में रणवीर सिंह का कहर कितना भयंकर रहा और उन्होंने पाकिस्तान से भारत का बदला किस शानदार अंदाज से लिया। फिल्म की शुरुआत रणवीर सिंह के बैकग्राउंड जसकीरत सिंह रागी के किरदार से होती है। जसकीरत के परिवार के साथ ज्यादती होती है और उसका बदला लेता है। इसी बदले के चक्कर में वह जेल पहुंच जाता है। जसकीरत उर्फ जस्सी फौजी बनना चाहता है, लेकिन वो जेल पहुंच जाता है। जेल में वहाँ मिलता है अजय सन्याल और उसे पाकिस्तान भेजता है मिशन पर। फिर जसकीरत बन जाता है हमजा अली मजारी। कहानी को कुछ को रहमान डकैत की मौत से शुरू किया जाता है, फिर अरशद पप्पू को दिखाया जाता है। इस तरह फिल्म आगे बढ़ती है, लेकिन हमजा कुछ समय बाद ही किंग ऑफ लियारी बन जाता है, फिर अपने मिशन को अंजाम देता है। जाने कैसे, यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। लेकिन कुल मिलाकर यह एक पार्ट फिल्म थी जिसे दूसरे पार्ट में जबरदस्ती खींच लाया गया था। आदित्य धर ने इस फिल्म में बहुत ही कमाल किए हैं। आदित्य धर ने धुरंधर 2 में आज तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है और बता दिया है कि भारत में नोटबंदी की असली वजह क्या थी। आदित्य धर ने भारत की कई अहम घटनाओं को इतनी आसानी से यहाँ बता दिया है कि हैरत होती है। उन्हें इन घटनाओं के पीछे की इतनी गहराई से जानकारी है कि हैरत होती है। मतलब उनकी रिसर्च अलग ही लेवल की है और कई सवाल भी खड़े करती है। धुरंधर 2 एक समय पर आकर डॉक्यूमेंट्री का एहसास देती है। आदित्य धर ने एक फिल्म के जरिए भारत के तत्कालीन इतिहास से जुड़े सवालों के आसानी से जवाब दे दिए हैं। सिर्फ धुरंधर 2 देख लीजिए और फिर आप भी नॉलेज के धुरंधर बन जाएंगे। फिल्म फर्स्ट हाफ में थोड़ी खींची हुई लगती है। पुराने गानों का खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है। फिल्म में बड़े साहब का खुलासा आदित्य ने किया, लेकिन ये बहुत ही खोखला निकला। फिल्म का इंटरवल दिलचस्प किया। हालांकि इंटरवल के बाद एक्शन सीन को खींचा गया। फिल्म में इस बार मेलोड्रामा देखने को मिला। पहले पार्ट जैसा पेस और स्वैग मिसिंग लगता है। आदित्य धर ने इस पार्ट पर ज़्यादा मेहनत नहीं की और सारा भरोसा पहले पार्ट की कामयाबी पर छोड़ा है। गाने भी मिसमैच हैं। धुरंधर 2 में एक्टिंग के मामले में रणवीर सिंह का कोई जवाब नहीं। पार्ट चाहे पहला हो या दूसरा, रणवीर सिंह का कोई सानी नहीं। जसकीरत बिल्कुल जसकीरत जैसा ही लगता है और हमजा जैसा। रणवीर ने दोनों ही किरदारों को एकदम अलग अलग तरीके से किया है। धुरंधर की जान और शान रणवीर सिंह ही हैं। पहले 20-25 मिनट में तो लाजवाब हैं। हालांकि धुरंधर 2 में उन्हें गहराई से दिखाना चाहिए था, लेकिन यहाँ आदित्य रणवीर की दहाड़ को दिखा नहीं सके। इसके बाद राकेश बेदी ने दिल जीतने वाली एक्टिंग की है। संजय दत्त भी बढ़िया हैं। अर्जुन रामपाल ठीक ठाक हैं। धुरंधर सीरीज अगर आपने शुरू कर ली है तो यह फिल्म आप जरूर देख सकते हैं। रणवीर सिंह की एक्टिंग देखनी है तो यह फिल्म मस्ट वॉच है। एक एक्टर कैसा है और उसका काम, तो यह फिल्म आपके लिए ही है।
बाकी अगर धुरंधर जैसा पेस और सॉन्ग और कैरेक्टर की आपको तलाश होगी तो निराशा होगी, क्योंकि धुरंधर कंप्लीट फिल्म थी, जबकि धुरंधर 2 जबरदस्ती में बनाई गई फिल्म है। फिर आदित्य धर ने सच्ची घटनाओं के साथ जो मजाक किया है उसके लिए भी इस फिल्म को याद किया जाएगा। धुरंधर 2 देखनी है या नहीं ये आपके स्वाविवेक पर निर्भर करता है। फिल्म धुरंधर 2 को लेकर शुरुआत से ही जबरदस्त हाइप बना हुआ था। मेकर्स यह बात अच्छे से जानते थे कि दर्शक इस फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इस बात का यकीन भी था कि इसके दूसरे पार्ट को भी पहले जितना ही प्यार मिलेगा। ठीक वैसे ही दर्शकों को यकीन था कि उन्हें दूसरे पार्ट में पहले से भी ज्यादा दमदार कहानी देखने को मिलेगी। अब दर्शकों ने तो अपनी वफादारी दिखाते हुए धुरंधर द रिवेंज की जमकर एडवांस बुकिंग कर डाली, पर मेकर्स इसके लिए तैयार नहीं कर पाए। नतीजतन देश भर के कई शहरों में जब प्रीव्यू शोज कैंसिल हुए तो दर्शक बेहद निराश हुए। खैर, जिन्हें मौका मिला उन्होंने फिल्म देखी। अब सवाल यह है कि क्या जिन्होंने फिल्म देखी वो भी निराश हुए। धुरंधर 2 को देखते वक्त आप निराश नहीं होंगे, पर लगभग 4 घंटे की इस फिल्म के बीच में बोर जरूर होंगे। धुरंधर 2 को देखते वक्त आप निराश नहीं होंगे, पर लगभग 4 घंटे की इस फिल्म में बीच में बोर जरूर होंगे। हमजा अली मजारी हो या जसकीरत सिंह रागी, दोनों को देखकर आपको मजा तो आएगा, पर आप कहीं न कहीं रहमान डकैत के आरा को मिस जरूर करेंगे। संजय दत्त हो या अर्जुन रामपाल, अगर आप यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये किरदार कुछ बड़ा धमाका करेंगे तो आप निराश होंगे। सारा अर्जुन तो आधी फिल्म निकल जाने के बाद पल भर के लिए नजर आएंगी, तो कुल मिलाकर पूरे 4 घंटे आप रणबीर सिंह को ही स्क्रीन पर देखते हैं। हाँ, माधवन और राकेश बेदी जरूर बीच में जान फूंकते नजर आएंगे। फिल्म की शुरुआत और क्लाइमैक्स दोनों दमदार हैं, पर एक बड़ी कमी है जो पूरी फिल्म पर हावी है। क्या है वो, जानिए। फिल्म की कहानी 6 चैप्टर में बांटी गई है। शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जहां जसकीरत सिंह रागी यानी रणबीर सिंह और उसके परिवार को दिखाया गया है। जसकीरत के पिता भी फौजी थे और वो खुद भी फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था, पर तभी कुछ ऐसा होता है कि उसे अपने परिवार की रक्षा के लिए बंदूक उठानी पड़ती है। जसकीरत अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए MLA के घर में घुसकर खून खराबा करता है। मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। आगे जाकर IB डायरेक्टर अजय सन्याल यानी R माधवन उसे देश के लिए कुछ करने का मौका देते हैं। इसके बाद जसकीरत पाकिस्तान में इंडिया का एजेंट बनकर एंट्री लेता है, जहां उसका नाम होता है हमजा अली मजारी। इसके आगे की कहानी फिल्म के पहले पार्ट में दिखाई गई थी और अब कहानी सीधा पहुंचते है रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना की मौत से आगे। रहमान की मौत के बाद हमजा उसके छोटे भाई उजैर यानी दानिश पंडोर को लियारी की गद्दी पर बैठाकर अपने मकसद को आगे बढ़ाता है। आगे जाकर मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल हमजा की मुलाकात अपने बड़े साहब से करवाते हैं। अब ये कौन है बड़े साहब? क्या हमजा का असली मकसद इन्हीं बड़े साहब को मारना है? क्या वो इस मकसद में कामयाब हो पाएगा? यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। पूरी फिल्म में रणबीर सिंह स्क्रीन पर छाए हुए हैं। मैंने पहले भी कहा है और फिर से कहूँगा कि रणबीर भले ही ऑन स्क्रीन कैसी भी हरकतें करते हों, पर कैमरा ऑन होते ही वो इतने सीरियस हो जाते हैं कि हर किरदार में परफेक्ट लगते हैं। उनका कोई सीन कमजोर नहीं है। गुस्सा, एक्शन सीन, इमोशन सब कुछ परफेक्ट है। अर्जुन रामपाल को इस पार्ट में ज़्यादा स्क्रीन स्पेस मिला है, पर उनका किरदार वैसा भयावह नहीं गढ़ा गया जैसा पहले पार्ट में दिखाया गया था। 1-2 सीन छोड़कर उनके पास यहाँ एक्टिंग करने के लिए कुछ था नहीं। संजय दत्त उतने ही दिखे जितना पहले पार्ट में थे। माधवन जब स्क्रीन पर आते हैं बिगड़ती हुई फिल्म संभल जाती है। उनका किरदार इस पार्ट में थोड़ा ज़्यादा भी दिखाया गया है। उनके बदले वाला सीन भी आपको अंदर से खुशी देकर जाता है। सारा अर्जुन का फिल्म में सिर्फ एक ही बड़ा सीन है, बाकी फिल्म से पूरी तरह गायब ही हैं। राकेश बेदी पहले पार्ट की तरह इस पार्ट में भी सरप्राइज पैकेज ही हैं। यकीन मानिए फिल्म के क्लाइमैक्स में आप उनके फैन बन जाएंगे। बाकी मानव गोहिल, गौरव गोरा, दानिश पंडोरा और राज जोशी ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इस पूरी फिल्म के लिए आदित्य धर ने जो कमाल की रिसर्च और डिटेल्ड वर्क किया है वो काबिले तारीफ है। यही धुरंधर के हिट होने की एक बड़ी वजह भी थी। पार्ट 2 में उन्होंने नोटबंदी, अतीक अहमद और दाऊद इब्राहिम का जो कनेक्शन जोड़ा है वह देखकर मजा भी आता है। हालांकि जिस तरह से उन्होंने पहले पार्ट में स्टोरी टाइट रखी थी और समय समय पर सरप्राइज दिया था, इस पार्ट में वैसा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आदित्य ने इस दूसरे पार्ट पर ज़्यादा काम नहीं किया। उन्होंने यह सोचकर इसे रिलीज कर दिया कि यह तो पहले पार्ट की हवा में ही चल जाएगी। शुरुआत और क्लाइमैक्स छोड़ दे तो पूरी फिल्म में इक्का दुक्का ही यादगार सीन होंगे। एक्शन सीन अच्छे हैं पर कुछ जबरन लंबे भी हैं। बाकी पूरी फिल्म तो इस तरह चलती है कि जैसे कोई कहानी शुरू की थी और अब बस उसे पूरा करना है। कई सीन और उनके आगे की कहानी का अंदाजा पहले ही लग जाता है। आदित्य यहाँ कुछ सरप्राइज एलिमेंट रखते तो मजा दोगुना हो जाता। हाँ, क्लाइमैक्स में जरूर उन्होंने थोड़ी जान फूंकी है।
पर तब तक काफ़ी देर हो गई। पिछले पार्ट के मुकाबले कमज़ोर है। संगीत पिछले पार्ट के मुकाबले कमज़ोर है। एक दो गाने छोड़कर कोई गाना यादगार नहीं है। एक रोमांटिक सॉन्ग है जो जबरन ठूसा लगता है। पहला पार्ट देखा था तो ज़रूर देखिए। हाइप और स्लेप्स के रिव्यू देखकर न जाएं। ठीक ठाक फिल्म है, एंजॉय करके वापस लौट आएँ। फिल्म से बहुत ज़्यादा या पहले पार्ट जैसी सीन, सरप्राइज या एंटरटेनमेंट की उम्मीदें न रखें। कुछ फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होती, मूवमेंट बन जाती है, और धुरंधर यही है। पहले पार्ट की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद इस फिल्म की हाइप इतनी ज़बरदस्त है कि हाल के सालों में याद नहीं किसी फिल्म के लिए इतना क्रेज़ दिखा हो। रिलीज से पहले फिल्म के पेड प्रीव्यू से ही करोड़ों की कमाई हो गई, वो भी तब जब टिकट महंगे थे। इससे पता चलता है कि लोगों को हर हाल में फिल्म देखनी है और जल्द से जल्द देखनी है। क्या यह फिल्म अपनी हाइप जितनी ज़बरदस्त है? आइए जानते हैं। इस बार कहानी पीछे जाती है। इस बार कहानी में बदला है, इसलिए नाम भी धुरंधर द रिवेंज है। जसकीरत सिंह रंगी जैसे हमजा अली मजारी बना। जसकीरत सिंह रंगी कैसे हमजा अली मजारी बना, कैसे उसकी ट्रेनिंग हुई, इस कहानी को आदित्य धर ने पूरी डिटेलिंग के साथ दिखाया है। पाकिस्तान की राजनीति, वहाँ कैसे आतंकवाद की ट्रेनिंग होती है, ये बड़े कायदे से दिखाया गया है। ये कमाल की फिल्म है। पहले फ्रेम से फिल्म अपना मूड बना देती है। ये कमाल की फिल्म है। पहले फ्रेम से ही फिल्म अपना मूड बता देती है। दर्द को हौसले का ईंधन चाहिए होता है बदला लेने के लिए, और वो ईंधन हर एक में नहीं होता। बस इसी डायलॉग से फिल्म की शुरुआत होती है और फिल्म इस पर खरी उतरती है। करीब 4 घंटे लंबी होने के बाद भी आपको बांध कर रखती है। एक एक फ्रेम पर मेहनत की गई है। छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया है। कहानी को कमाल तरीके से जोड़ा गया है। हर किरदार अपना काम बखूबी करता है और ऐसा एक भी किरदार नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा लगेगा या जिसकी ज़रूरत नहीं लगेगी, और एक भी किरदार ऐसा नहीं है जिसे ज़्यादा या कम स्पेस दिया गया हो। फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन है। वायलेंस भी नेक्स्ट लेवल पर है। इस तरह का वायलेंस इससे पहले किसी फिल्म में नहीं दिखा। कुछ सीन तो बहुत खतरनाक है, आपको आंखें बंद करनी पड़ सकती है। म्यूजिक का इस्तेमाल कायदे से किया गया है। इस बार भी पुराने गानों का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। बड़े साहब वाला सरप्राइज भी शॉकिंग है। ये फिल्म एक एक्सपीरियंस है जो आपको याद रह जाएगा। पहले पार्ट की तरह इस पार्ट को भी लोग बार बार देखेंगे। रिसर्च काफ़ी अच्छी है। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा कमाल का है, लेकिन सेकंड हाफ भी शुरुआत में फिल्म थोड़ी फीकी पड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे पुरानी सरकार की आलोचना और नई सरकार की तारीफ बड़े खुले तरीके से की जा रही है। मोदी जी के कई फैसले दिखाए जाते हैं जो कहीं कहीं थोड़ा ज़बरदस्ती डाले गए लगते हैं। ऐसा पहले पार्ट में नहीं था। इसके बाद फिल्म पेस पकड़ती है, लेकिन फिल्म की लंबाई आपको थोड़ा अखरती है। बीएफएक्स भी बीएफएक्स जैसे महसूस होते हैं जो पहले पार्ट में नहीं हुए थे, लेकिन ये सब बहुत छोटी छोटी कमियां हैं। फिल्म में कई सरप्राइज हैं जो आप थिएटर जाकर देखिएगा। क्लाइमैक्स आपको बहुत चौंका देगा। ऐसी फिल्में सिनेमा बनाने और देखने का तरीका बदलती हैं, और इन फिल्मों को सिनेमा हॉल जाकर जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। रणबीर सिंह ने अपने करियर का बेस्ट दिया है। आप पद्मावत का खिलजी भूल जाएंगे। इस किरदार में रणबीर ने अपनी जान लगा दी है। उन्होंने हर छोटी छोटी डिटेल पर काम किया है। इस किरदार में रणबीर ने अपने लिए बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। उन्होंने शरीर के हर हिस्से से एक्टिंग की है। अर्जुन रामपाल बहुत खूंखार लगे हैं। ऐसा किरदार उन्होंने पहले कभी नहीं किया। माधवन ने फिर साबित किया है कि वो हर रोल में चौंका सकते हैं और उनके पास अभिनय करने को काफ़ी कुछ है। संजय दत्त ने भी कमाल कर दिया है। सारा अर्जुन ने बता दिया है कि वो बहुत आगे जाने वाली हैं। उनका काम ज़बरदस्त है। राकेश बेदी आपको एक बार फिर हैरान कर देते हैं। दानिश इकबाल का काम कमाल का है। आदित्य धर असली धुरंधर हैं और ये बात उन्होंने साबित कर दी है। उनकी राइटिंग में एक अलग ही बात है, एक अलग ही धार है। हर सीन को कैसे खास बनाना है, इसकी आदित्य ने कमाल मिसाल पेश की है। उनके डायरेक्शन की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। उनकी डिटेलिंग ज़बरदस्त है। आपको ऐसा लगता है आप पाकिस्तान में ही है। म्यूजिक के बारे में बात करें तो शाश्वत सचदेव ने इस बार भी म्यूजिक में नए एक्सपीरियंस किए हैं। फिल्म में गाने गजब का असर डालते हैं और मज़ा आता है। कुल मिलाकर यह फिल्म हर हाल में थिएटर में देखिए। धुरंधर 2 ने रिलीज के पहले ही दिन 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। फिल्म ने भारत में 21,728 शो से कुल 102.55 करोड़ रुपए की कमाई की और इसी के साथ ही बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने शाहरुख खान की फिल्म जवान के पहले दिन के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, धुरंधर 2 अब हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है और यह पहली A-रेटेड भारतीय फिल्म है जिसने पहले दिन इतना बड़ा कलेक्शन किया है।
वही फिल्म ने पेड प्रीव्यू से 43 करोड़ रुपए की कमाई की, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 145.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वैसे फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई, लेकिन इसके पेड प्रीमियर में कई लोगों ने यह फिल्म देख ली और वो इसके रिव्यू दे रहे थे। एक्टर विजय देवराकोंडा ने भी इसकी खूब सराहना की। रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। धुरंधर द रिवेंज रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में शानदार शुरुआत की और भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी प्री सेल्स करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। सैकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की ओपनिंग वीकेंड की वर्ल्ड वाइड प्री सेल्स 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिए और अब ये ओपनिंग के आंकड़ों से भी सबको हैरान करने के लिए तैयार है। कायदे से धुरंधर मूवी का असली रिव्यू अब जाकर पूरा होता है, क्योंकि पहले भाग में कहानी अधूरी छोड़ी गई थी। एक ऐसा अधूरापन जो दर्शकों को बेचैन करता रहा। धुरंधर द रिवेंज उसी अधूरे वादे का जवाब है, और सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि एक ऐसा सिनेमाई विस्फोट भी है जो दर्शक को शुरुआत से अंत तक अपनी गिरफ्त में ले लेता है। दोनों भागों को मिलाकर करीब 7.5 घंटे की यह फिल्म किसी बिंज वार थ्रिलर जैसी लगती है। एक बार शुरू करो तो खत्म किए बिना चैन नहीं आता। धुरंधर की ऐतिहासिक सफलता के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या दूसरा भाग वही जादू दोहरा पाएगा। पहले भाग में दर्शक कहानी और किरदारों से परिचित हो रहे थे, जबकि दूसरे भाग में उसी सफर को आगे बढ़ाना था और यहाँ जोखिम ज्यादा था। लेकिन निर्देशक आदित्य धर इस चुनौती को बाखूबी समझते हैं और बहुत ही होशियारी से फिल्म की शुरुआत उस हिस्से से करते हैं जिसे पहले भाग में जानबूझकर अधूरा रखा था। फिल्म का शुरुआती हिस्सा जसकीरत सिंह रंगी के अतीत को सामने लाता है, वही जसकीरत जो आगे चलकर हमजा अली मजारी बनता है। यह ट्रांजिशन सिर्फ एक नाम बदले की कहानी नहीं, बल्कि एक इंसान के भीतर टूटने बिखरने और फिर एक खतरनाक रूप में ढलने की प्रक्रिया है। जसकीरत और उनके परिवार के साथ जो ज्यादती होती है वो दर्शकों को झकझोर देती है। खासकर वह सीन जहां जसकीरत अपनी बंधक बहन को छुड़ाने जाता है और उसका सामना उससे होता है बिना संवाद का। यह दृश्य दर्शकों को भीतर तक हिला देता है। यहाँ सन्नाटा भी चीखता हुआ महसूस होता है। इसके बाद फिल्म सीधे लियारी की जमीन पर उतरती है, जहाँ कहानी अपने असली रंग में आती है। यहाँ हमजा को मेजर इकबाल, चौधरी असलम, खनानी ब्रदर्स जैसे किरदारों से हिसाब चुकता करना है और साथ ही उन ताकतों से भी जो भारत के खिलाफ साजिशों में शामिल हैं या थे। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उसकी रफ्तार तेज होती जाती है, इतनी तेज कि दर्शक को सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। हमजा का किरदार धीरे धीरे तूफान में बदलता है। वह लियारी का किंग बनता है, सत्ता के गलियारों में अपनी जगह बनाता है और हर चुनौती का सामना अपनी चालाकी और क्रूरता के मिश्रण से करता है। कई बार वह शक के दायरे में भी आता है। उसकी सफलता दूसरे को खटकती है, उसके राज खुलने लगते हैं, लेकिन हर बार वह हालात को अपने पक्ष में मोड़ देता है। यही उसका असली खेल है। फिल्म का स्क्रीन प्ले इसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है। यह इतना विस्तृत है कि कई बड़े सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम इसमें शामिल हो जाते हैं। नोटबंदी, पंजाब की ड्रग समस्या और यहाँ तक कि आतिफ अहमद जैसे मामलों के पीछे की परतों को भी छूने की कोशिश की गई है। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद हमजा को मिले फ्री हैंड को जिस तरह कहानी में बुना गया है वह इसे एक अलग ही आयाम देता है। हमजा धीरे धीरे उन आतंकियों का खात्मा कर देता है जो भारत विरोधी घटनाओं में शामिल होते हैं। इतने फैलाव के बावजूद फिल्म कहीं भी बिखरती नहीं। हर सीन कुछ ना कुछ कहता है, हर किरदार कुछ जोड़ता है और हर घटना कहानी को आगे बढ़ाती है। यह दुर्लभ संतुलन ही फिल्म को खास बनाता है। फिल्म में कई ऐसे सीक्वेंस हैं जो लंबे समय तक याद रहते हैं, जैसे हमजा का उजैर को साइड लाइन करने के लिए जाल बुनना, चौधरी असलम को ठिकाने लगाना, यालिना के सामने उसका राज खुलना और पंजाब के पुराने साथी से उसका आमना सामना होना। ये सारे सीन न सिर्फ रोमांच पैदा करते हैं बल्कि दर्शकों के भीतर एक बेचैनी भी बनाए रखते हैं कि आगे क्या होगा। क्लाइमैक्स फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज है। कई बार ऐसा लगता है कि अब कहानी खत्म हो गई, लेकिन हर बार एक नया ट्विस्ट सामने आता है। यह लगातार चौंकाने की रणनीति फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जाती है। निर्देशक आदित्य धर का टोन इस बार पहले से ज्यादा तीखा नजर आता है। फिल्म में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामकता साफ झलकती है। हालांकि हीरो खुद यह कहता है कि उसकी लड़ाई किसी देश से नहीं बल्कि आतंकवाद से है। फिल्म का टोन इस बार ज्यादा हिंसक भी है। कई दृश्य इतने रॉ हैं कि दर्शक नजरें फेरने पर मजबूर हो सकते हैं, लेकिन इन दृश्यों के पीछे ठोस कारण भी दिए गए हैं जिससे वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं लगते। बतौर निर्देशक आदित्य धर ने फिल्म को एक लार्जर देन लाइफ अनुभव में बदल दिया है। बिना संवाद वाले दृश्यों में पुराने हिट गानों का इस्तेमाल, स्लो मोशन शॉट्स और शानदार
विजुअल ट्रीटमेंट, ये सब मिलकर फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई देते हैं। एक्शन और ड्रामा के बीच संतुलन उनकी सबसे बड़ी सफलता है। आदित्य ने कई हिट फिल्मों से प्रेरणा लेकर फिल्म लिखी है और निर्देशित की है, जिसे समझदार दर्शक पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्होंने चिर परिचित मसालों को मिलाकर इतने बढ़िया तरीके से परोसा है कि स्वाद के आगे दर्शक सब बातों को भुला देते हैं। बतौर निर्देशक आदित्य ने ड्रामे को बहुत मजबूती और तीव्रता के साथ पेश किया है। तकनीक के मामले में वे उस्ताद हैं और उनका शॉर्ट कंपोजिशन जबरदस्त है। फिल्म के हीरो को उन्होंने कम संवाद दिए हैं और उनकी खामोशी को जबरदस्त तरीके से उभारा है। उसका एंग्री यंग मैन रूप और लावे जैसी उबलती भावनाओं को बिना संवादों के उन्होंने बेहतरीन तरीके से दर्शाया है। पहले पार्ट की तुलना में दूसरे पार्ट में सिनेमैटिक लिबर्टी का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फिल्म इतनी तेज गति से भागती है कि दर्शक इन बातों की ओर ध्यान नहीं देते। कलाकारों से लेकर तकनीशियनों तक से उन्होंने अच्छा काम लिया है। आज के दौर में जहां दर्शकों को 10 सेकंड के लिए भी बाधा नहीं जा सकता, वहां 4 घंटे तक उन्हें बिठाए रखना ही उनकी सफलता की कहानी कहती है। रणवीर सिंह ने बाजीराव मस्तानी, 83, गोलियों की रासलीला, पद्यावत जैसी फिल्मों में अभिनय के जौहर दिखाए हैं, लेकिन उनका यह एक्शन अवतार पहली बार देखने को मिला है। कम संवादों के जरिए अभिनय करना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों, चेहरों के भाव और बॉडी लैंग्वेज से जीवंत बना दिया है। उनका एंग्री यंग मैन अवतार और भीतर सुलगता गुस्सा हर फ्रेम में महसूस होता है। हालांकि कुछ जगह लगता है कि उन्हें और संवाद दिए जाते तो असर और गहरा हो सकता था, खास तौर पर क्लाइमैक्स में। संजय दत्त एक दमदार विलन के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं, जबकि अर्जुन रामपाल इस बार ज़्यादा खतरनाक और प्रभावी नजर आते हैं। आर माधवन अपने सीमित सीन में भी तालियां बटोर लेते हैं। बाकी कलाकार भी छोटी छोटी भूमिकाओं में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। राकेश बेदी के हिस्से में इस बार कम फुटेज आए हैं, और लेकिन जब भी वे स्क्रीन पर आते हैं दर्शकों में मुस्कुराहट फैल जाती है और अंत में वे चौंका देते हैं। सारा अर्जुन को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कुछ सीन मिले हैं जिसमें वे असर छोड़ने में कामयाब रहे हैं। फिल्म का एक्शन और बैकग्राउंड स्कोर इसके बड़े प्लस पॉइंट हैं। एक्शन सीक्वेंस बेहदरा और इंटेंस है, जिनमें खून खराबा भरपूर है। शाश्वत सचदेव का बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन की तीव्रता को बढ़ा देता है, जबकि पुराने हिट गानों का इस्तेमाल फिल्म को एक खास स्टाइल देता है। त्रिदेव थानेदार से लेकर बोनी एम तक के गाने सुनने को मिलते हैं। आरी आरी, मैं और तू उम्दा बन पड़े हैं। विकास नौलखा की सिनेमेटोग्राफी फिल्म को विजुअली शानदार बनाती है। एक्सट्रीम क्लोजअप और नए एंगल्स का इस्तेमाल फिल्म को एक अलग पहचान देता है। एडिटिंग इतनी चुस्त है कि 4 घंटे की लंबाई भी भारी नहीं लगती। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। फिल्म में कुछ कमजोरियां भी हैं। हिंसा का स्तर कई दर्शकों को असहज कर सकता है और कुछ जगह सिनेमैटिक लिबर्टी ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन फिल्म की तेज रफ्तार और इंगेजिंग नैरेटिव इन कमियों को ज़्यादा देर टिकने नहीं देते। देश प्रेम, जासूसी, रॉ एक्शन, वास्तविक घटनाओं के संकेत और एक काल्पनिक लेकिन दमदार किरदार, इन सब का कॉम्बिनेशन धुरंधर द रिवेंज को एक ऐसा सिनेमाई अनुभव बनाता है जो लंबे समय तक याद रहता है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इंटेंस सिनेमाई सफ़र है। बीते साल रिलीज हुई फिल्म धुरंधर देश भर में 1005 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन करके सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। इस हफ्ते रिलीज हुई उसकी फिल्म सीक्वल धुरंधर द रिवेंज को लेकर फैंस का क्रेज जबरदस्त है। दर्शकों के फिल्म को लेकर दीवानगी को देखते हुए इसके 24 घंटे शो चलाए जा रहे हैं। पिछली बार धुरंधर को सिर्फ हिंदी में रिलीज किया गया था, लेकिन इस बार इसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज किया गया है। हालांकि साउथ डब वर्जन का कंटेंट डाउनलोड नहीं हो पाने के चलते कई राज्यों में इसके पेड प्रीव्यू शो कैंसिल करने पड़े। वहीं कुछ सेंटर्स पर हिंदी के शो भी कंटेंट देरी से डाउनलोड होने के कारण लेट शुरू हुए। जैसा कि फिल्म धुरंधर द रिवेंज नाम से ही पता लग रहा है कि यह फिल्म ऑपरेशन धुरंधर के तहत पाकिस्तान भेजे गए हमजा अली मजारी और जसकीरत सिंह रंगी यानी रणवीर सिंह द्वारा वहां जाकर देश के लिए गए बदले की कहानी है। फिल्म की कहानी हमजा अली मजारी की जिंदगी के फ्लैशबैक से शुरू होती है, जब वह जसकीरत सिंह रंगी था। अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए वह जसकीरत से हमजा बनने के सफर पर निकल पड़ता है। इसके बाद फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां फिल्म धुरंधर की कहानी खत्म हुई थी। हमजा मुंबई हमले में ISI की मदद करने वाले रहमान पढ़ाई लिखाई के नाम पे ना केवल युवाओं का चूतिया बनाया जा रहा है। चूतिया पढ़ाई लिखाई तो कुछ नहीं होने वाला आज के समय में। एक मीठा चार का तरह है, लोग धीरे 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 युवाओं को दिया जा रहा है, स्टूडेंटों को दिया जा रहा है। अपने जिंदगी का 25 साल 27 साल 30 साल पढ़ाई करेगा और डिग्री के पीछे भागता युवा, जब उसको कुछ हासिल नहीं होता तो बताया बाद में क्या, बाद में कुछ नहीं उसे मिलता।
किसी बाहर किसी कंपनी में भी अपना डिग्री लेकर अपना सारा सर्टिफिकेट बोरा में बांध कर लेकर जाएगा ना, तब भी उससे अच्छा नौकरी नहीं लग रहा है। आज के समय में सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किया जा रहा है युवाओं को। पढ़ाई करके क्या कर लेता है? किसी स्कूल में पढ़ाने जाएगा, कोई ग्रेजुएशन किया या कोई बैचलर का डिग्री है आपके पास, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाने जाएंगे ना 10,000 12,000 8,000 7,000 रुपये सैलरी मिलेगा। अगर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर का भी पद पे आप जा रहे हैं ना आज के समय में काम करने, तो 12,000 8,000 10,000 रुपये सैलरी मिल रहा है। मतलब क्या होगा आज के समय में? और जो कम पढ़ा लिखा है 8 तक 10 तक 12 तक पढ़ा लिखा है, जो 2 साल 4 साल कोई काम सीख लिया ना, आज के समय में 50,000 60,000 रुपये वो कमा रहा है। और आप एक पढ़ लिख कर 20,000 18,000 15,000, वो भी कब 5 साल 6 साल काम कर रहे हैं उसके बाद इतना मिल रहा है। आज के समय में कुछ नहीं हो रहा। आप कोई पढ़ लिखने के बाद कोई आप सोचे कि स्टार्टअप करूं, कोई बिजनेस करूं, या कोई आइडिया हमारे पास है, कोई प्रोजेक्ट प्लान है, इस पर हम काम करना, तो गवर्नमेंट भी सहायता नहीं कर रहा, गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रहा। क्या कर रहा गवर्नमेंट? केवल स्कीम के नाम पे स्कीम निकाल दिया है, फलाना स्कीम चिलाना स्कीम। जब किसी बैंक में लोन लेने के लिए नहीं मिल रहा है, अगर कोई बैंक वाला लोन भी दे रहा है, पहले बात तुम्हारे पास बिजनेस का है, किस आधार पे तुमको लोन दे? वो पहले ही बात, भाई युवा है, नया नया युवा है, अभी तुरंत पढ़ के निकला है, नौकरी उसे नहीं मिल रहा, तभी तो है तुम्हारे पास लोन के लिए कि तुमसे लोन लेकर बिजनेस करेगा। और जाने पे वो भी पहले ही मांग रहा है कि तुम्हारा बिजनेस क्या है, क्या प्रॉपर्टी, उसके पास क्या प्रॉपर्टी रहेगा, उसके पास क्या रहेगा युवा के पास? अभी वो कोई काम नहीं कर रहा, उसके पास कुछ नहीं होगा, वो बस उसका शरीर है और क्या है। जो उसके पास 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया था, घर से कर्जा लेकर इधर उधर कर्जा लेकर वो अपने पढ़ाई में अपने भविष्य में बर्बाद कर दिया। क्या अगर कुछ होगा, कोई जॉब लग जाएगा, प्राइवेट जॉब लगेगा, प्राइवेट जॉब लगने के बाद पता है क्या 12,000 15,000 प्राइवेट जॉब लग रहा है उसे, वो क्या करेगा 12,000 15,000 का नौकरी को? जहां वो नौकरी करेगा 12,000 15,000 का, वहां का सिर्फ रेंट 4,000 45 सिर्फ रेंट महीने का कमरा का, एक कमरे का है आज के समय में। और कहां से वो खाएगा? 4,000 5,000 आसानी से आज के समय में कोई खा ले रहा है। रिचार्ज तो करवाना ही करवाना पड़ेगा, 350 का रिचार्ज करवाओ, एक दिन के बाद इनकमिंग भी बंद हो जा रहा है, आउटगोइंग के साथ साथ, कि चलो 2-4-10 दिन कोई घर से फोन भी कर लेगा, हालचाल ले लेगा लड़कों का, कि हाल लड़का भाई जी रहा है कि मर रहा है, क्या हो रहा है, कोई घर का लोग भी जान जाएंगे, हालचाल ले लेंगे। लेकिन कब इनकमिंग चालू रहेगा तब तो, और उससे पैसा मिलेगा कब? 1 महीने के बाद पैसा मिलेगा। रिचार्ज पहले खत्म, कहां से सर्वाइव कर पाए आज के समय में युवा? और किसी बैंक में लोन लेने जा रहा है ना, तो बैंक वाला बोला 20% 15%, तो खुद मांग रहा है कि पहले पैसा दो फिर तुम्हारा लोन पास होगा। और पैसा भी ले ले रहा है 10% 15%, कोई कहीं से जुगाड़ करके कर्जा लेके पैसा भी दे दे रहा है, चलो लोन मिलेगा तो पहले कर्जा अपना चुका लूंगा, उस और पैसे से बिजनेस कर लूंगा। तो वो 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल परेशान कर दे रहा है बैंक वाला, लोन दिलाते दिलाते 2-2 साल 1-1 साल जब लोन, तो 1 साल में युवा और कितना बर्बाद हो जाएगा, ना कहीं जा पा रहा होगा बाहर, ना कोई काम पकड़ पाएगा, और सिर्फ लोन के भरोसे चलो आज नहीं 10 दिन बाद हो जाएगा, चलो आज नहीं 10 दिन बाद हो जाएगा, 10 दिन 15 दिन 10 दिन 15 दिन करते करते 1 साल बीत जाएगा, कब उसको पता नहीं चलेगा। अगर जो 1 लाख 1.5 लाख रुपया बैंक वालों को दिया होगा ना घूस, वो कहीं से लेकर उसका ब्याज ही इतना हो जाएगा कि उतना जितना बैंक का आएगा उतना उसी को दे देगा। फिर वो क्या करेगा युवा? युवाओं के साथ एकदम खिलवाड़ हो रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ। और पढ़ाई लिखाई जो है ना सिर्फ मीठा जहर है, मीठा जहर तो धीरे धीरे दिया जा रहा है कि कुछ नहीं से फर्क पड़े युवा को। आज के समय में जो अनपढ़ है वो सबसे बेटर जी रहा है, बेटर 30,000 35,000 40,000 रुपया कहीं कमा ले रहा है। कोई बिल्डिंग करके, कोई बाल काट के, कोई गाड़ी पंचर बना के, कोई कुछ भी करके, कोई जेसीबी चला के, कोई क्रेन चला के, कोई कुछ भी करके, जो अनपढ़ है कम पढ़े लिखे 5-10 तक पढ़े लिखे है ना, वो आराम से कम 35-30 रुपये कमा रहे हैं आज के समय में। और हम लोग पढ़ लिख कर क्या कमा रहे हैं? 10,000 12,000, और हम लोग से तिलमुना कमा रहे हैं अनपढ़ होके। समाज में कहां से युवा मुंह दिखाए, कहां से दिखाए? और पढ़ लिख कर पढ़ा लिखा आदमी तो कहीं मजदूरी में तो नहीं कर सकता ना, कि चलो किसी के नाम मजदूरी कर लेगा, या किसी कंपनी में जाकर लेबर का काम कर लेगा, मजदूर बन के मजदूरी करेगा, उससे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक पढ़ने वाला छात्र था, पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई लिखाई करने वाला शरीर मजदूरी नहीं करने के लायक रहता, उससे मजदूरी नहीं होगा, वो कैसे जिए?
पढ़ाई लिखाई आज के समय में 8, 10, 12 तक हाईएस्ट पढ़ाई 12 तक पढ़ो। अगर तुम्हारे पास बैकअप है तुम पढ़ो, बढ़िया है, सोर्स से संपर्क है तब पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो उससे ज्यादा। 12 पढ़ने के बाद कोई काम सीख लो। जब 8वीं में जाओ ना तभी से कोई काम सीखना स्टार्ट कर दो कि हाँ आगे चलकर तुम्हें दिक्कत ना हो, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी हो रहा है आज के समय में। विदेशों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाता है, स्टार्टअप को गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। इंडिया है, तुम्हारा माइंड में कोई चलेगा मैंने कि बिना कुछ स्टार्टअप सपोर्ट नहीं मिलेगा, बैकअप नहीं मिलेगा। और पढ़ लिख भी लोग जब गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओगे तो आप पता है क्या, सिर्फ पैसा और सोर्स से बात होता है। सोर्स से अगर तुम्हारे पास सोर्स है, पैसा है, तब तुमको नौकरी मिल जाएगा। एक छोटा होमगार्ड का, चपरासी का, एक कांस्टेबल का जब होता है ना नौकरी, उसमें भी 2 लाख 3 लाख उसमें भी पैसा लग जाएगा आज के बाद। जो युवा पढ़ाई कर रहा हो, कहीं कहीं से लेकर पढ़ाई करो, कहाँ से 2 लाख 3 लाख देकर कहाँ से कर पाएगा नौकरी। अगर तुम्हारे पास सोर्स संपर्क नहीं है, तुम्हारा 90% नंबर आया है ना, तो तुमको नौकरी कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारे नीचे जो इसका 85%, 75%, 80% नंबर आया है, अगर उसके पास सोर्स और संपर्क है ना, पैसा सोर्स है, उसका नौकरी हो जाएगा। तुम देखते रह जाओगे, तुम्हारा नहीं होगा। यहाँ पे नंबर से नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा से, सिर्फ और सिर्फ सोर्स से बात होता है नौकरी में, गवर्नमेंट नौकरी में। गवर्नमेंट नौकरी का किसी भी सेक्टर में उठाकर देख लो, सिर्फ और सिर्फ पैसा से बात होता है। 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख। एक आर्मी में ना, आर्मी में भी 2 लाख 3 लाख आर्मी में ले लेते हैं। छोटा छोटा पुलिस का कांस्टेबल का ले लेते हैं। और बड़ा में जाओगे तो 15-15, 20-20 लाख, 50-50 लाख नौकरी के पीछे लगता है। एक मिडिल क्लास कहाँ से ला के देगा? उसके पास जमीन भी होगा तो जमीन कितना का हो जाएगा, कितना जमीन हो जाएगा आज के समय में। सिर्फ और सिर्फ तुम युवा बस जनसंख्या गिनवाने के नाम पे हो, हम और आप सब लोग जनसंख्या गिनवाने के नाम पे। सिर्फ हम लोग का जनसंख्या जब होता है तब गिनती किया जाता, तब याद किया जाता है हम लोगों को। ऐसा कोई याद नहीं करने वाला, ऐसे कहीं नहीं आप जा पाओ, कहीं सक्सेस हो पाओगे। प्राइवेट नौकरी 10,000 12,000 करोगे नहीं और 30,000 35,000 का मिलेगा नहीं। आपके पास कोई भी बैचलर का डिग्री है, डिप्लोमा का डिग्री है ना, कुछ नहीं होने वाला। फिर भी जाकर कंपनी में एक बार ट्राई कर लेना, बोरा भर के जिस दिन लेकर जाओगे किसी बाहर, घर से बाहर, प्रदेश, अपना क्षेत्र छोड़ के जब जाओगे ना, अपना राज्य छोड़ के प्रदेश जाओगे, दूसरे राज्य में जाओगे कमाने के लिए, झोड़ा भर के डिग्री ले जाओगे। यहाँ से हर एक युवा जब जाता है बाहर ना, शुरू में तो पता है क्या, डिग्री लेकर जाता है। डिग्री बैग में एगो सिर्फ नीचे वाला जो चैन होता है ना, सिर्फ उसका डिग्री से भरा होता है। फलाना मार्कशीट, चिलाना मार्कशीट, चिलाना डेगा। अरे चलो कुछ कहीं जाओ किसी कंपनी में, सर काम दे दो मेरे को, तो क्या करते हो? सर ग्रेजुएशन किया हूँ, बैचलर का डिग्री है, डिप्लोमा किया हूँ। उससे नौकरी नहीं मिलेगा, उससे नहीं मिलता नौकरी। बाहर में पढ़ा लिखा का सिर्फ एक ही नौकरी मिलता है, पता है क्या? गार्ड का, गार्ड जो गेट पे बैठा रहता है गार्ड ना, उसी का सिर्फ पढ़ा लिखा का वही एक नौकरी मिलता है बाहर में। तुम सोच लो कि हम पढ़ लिख के सुपरवाइजर बन जाएंगे, मैनेजर, नहीं। वहाँ पे एक्सपीरियंस लगता है, एक्सपीरियंस वहाँ पे लगता है, वहाँ पे डिग्री नहीं। माइंड करता कितना काम करा लोगा, क्या करा लेगा। तो पढ़ाई लिखाई पे आज से ही कम ध्यान दो, बिजनेस पे ध्यान दो, अपना कोई काम सीखो, कोई पार्ट टाइम करते करते सीख लो, उससे तुम बढ़ सकते हो, बिजनेस से बढ़ सकते हो। लेकिन नौकरी और प्राइवेट नौकरी, उससे नहीं बढ़ पाओगे। सरकारी नौकरी के लिए भी जाओगे तो ध्यान देना, जो वीडियो में बोला हूँ पीछे क्या क्या लगेगा। सर्टिफिकेट से ज्यादा, परसेंटेज से ज्यादा पैसा पे ध्यान देना पड़ता है सरकारी नौकरी में। परसेंट कम आएगा चल जाएगा, लेकिन गड्डी के बीच नोट कम रहेगा ना तो नहीं चलेगा। ध्यान देना मेरे बात को, गांठ बांध लेना भाई। नोटों का गड्डी सही सही बच जाना चाहिए, उसमें गिनती पूरा होना चाहिए, परसेंटेज